Hello students, this is Pankaj Rana from Civil Engineering Department. As we have already covered the basic overview of this particular subject, so today we are going to start off with the very first chapter, that is the introduction. So here, before we go to the introduction part, you can see this is the book of building construction by Dr. B.C. Ponamia. If you are, if you are very keen to buy this book, then you can buy it from your nearby stores. And ऐसा नहीं है कि आपने यही book prefer करना है. It's up to you where you will find the syllabus as per the board instructions. So not taking it, not wasting the time, we will start with the basics. That is, what is a building? So we have already covered this in our previous video, that what is a building. So if we see from a technical point of view or definition point of view, so building is a permanent or a temporary structure which is enclosed within the exterior wall and a roof. बिल्डिंग एक टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, चार दीवारी है मान लीजिए, उसके ऊपर हमारा स्लैब आ गया, रूफ आ गया, या तो वो पूरा का पूरा एक बन के तैयार जब हो जाता है, दैट कैन बी कंसीडर, और उसको हम कंसीडर करते हैं बिल्डिंग कंसीडर करते हैं. अब इसमें एक बात आती है, चलो हमने ये कह दिया इसको बिल्डिंग है, सो क्या जहां हम रहते हैं वो एक बिल्डिंग है? अगर बिल्डिंग है तो किस तरह की बिल्डिंग है? जी हाँ, वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बिकॉज वहां पर हम सब लोग रह रहे हैं. बाकी अब सर आपने इसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्यों कहा, इसको कोई और बिल्डिंग क्यों नहीं कहा? कोई और बिल्डिंग तब कहूंगा जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आ गई, हेल्थ केयर सेंटर आ गए. हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या आ जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाएंगे. ठीक है, वो सारे के सारे हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? मेन फंक्शन क्या है बिल्डिंग्स का? ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. किसे? हमें, मुझे, आप हम सबको. क्या ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है. सो आई होप यहाँ से आपको बिल्डिंग का एक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे. Here you can see एक मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है ताकि पिक्चर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, जो आपको बताया गया है कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, मतलब एक्चुअल में बिल्डिंग कैसी है. इट्स वेरी सिंपल कि जब भी हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग क्या होती है, वो एक दिमाग में हमारे एकदम से पिक्चर आ जाती है. जैसे वी नॉर्मली यूज टू से ए फॉर एप्पल, सो डायरेक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है एप्पल. वैसे ही सेम यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अभी मैंने आपसे बात की, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी. सो हियर एवरी बिल्डिंग और portion therefore and land use shall be classified according to its use. Absolutely, जिस तरह की भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, वो जिस पर्पस के लिए यूज हो रही है उसके हिसाब से ही उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट हमें ऑक्यूपेंसीज दी गई हैं. एज पर दिस बुक इसने क्या किया है, कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट आपको बता दी हैं. ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी, सी डी ई एफ अप टू एम. जैसे कि कैटेगरी ए की अगर मैं बात करूं तो जैसे उसको इसने कंसीडर किया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स वगैरह वी ऑल आर यूज्ड टू लिव देयर. सेकंड आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग आ गई. एजुकेशनल बिल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे हम स्कूल कॉलेजेस, दैट इज और आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह, दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग. देन वी हैव occupancy for in C category, that is your healthcare buildings and institutes for care. All these including like occupancy F E, जितनी भी इसमें यहाँ पे दी गई हैं सबका कुछ ना कुछ रोल है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑक्यूपेंसी जे में आ गई आपकी है हैजार्डियस बिल्डिंग्स आ गई, गैरेजेस आ गए. गैरेजेस में आपके अपने परमानेंट गैरेज आ सकते हैं या फिर एक रेंटेड गैरेज भी होते हैं. वो सारे के सारे मतलब हमने यूजेस के हिसाब से उसकी किस तरह से उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है. चलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है बच्चों को कि सर मैंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को ए कैटेगरी में ही क्यों रखा, या फिर मैंने हेल्थ केयर बिल्डिंग को बी कैटेगरी में क्यों रखा या सी में क्यों रखा. ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें कही गई हैं. आप कैटेगरी ए में किसी भी तरह की बिल्डिंग रख सकते हैं, बट मेन जो पॉइंट है दैट इज यू मस्ट नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कौन कौन सी हैं. इफ समवन से ओके वी आर गोइंग टू प्लान ए कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, है ना, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए. अगर सामने वाला कोई बोल रहा है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे या बनाने जा रहे हैं, सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती क्या है? आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग.
सो बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है. सो दैट इज द रीजन कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, आपको बताई गई हैं. चलिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये रही मेरी एजुकेशनल फैसिलिटीज. अगर मैं ऑक्यूपेंसी बी की बात करूँ, यू कैन सी द इमेज हियर ऑल्सो. इमेज भी हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है, द ऑक्यूपेंसी टाइप shall include any building or portion therefore in which education, training and care are provided to children or adults. वही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है. दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग दैट एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. ओके, मूविंग ऑन. इट इज क्वाइट इजी. एजुकेशनल फैसिलिटीज जहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट फॉर केयर. ये मार्क से आपको क्लियर हो गया होगा इंस्टीट्यूट फॉर केयर क्या है. बिल्डिंग क्लासिफाइड अंडर दिस ऑक्यूपेंसी shall include those used for purpose of institutional care of the occupant. आई होप क्लियर है सबको. जैसे हमारे नर्सिंग पैनल हैं या जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे हम इसी में ही कंसीडर करेंगे. ठीक है. नर्सिंग केयर ऑफ पर्सनल सफरिंग फ्रॉम इलनेस. किसी भी तरह की बीमारी से कोई जूझ रहा है तो उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स में ही लेके जाते हैं ना, कि भैया इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ही इज नॉट फीलिंग वेल और इसकी तबीयत ठीक नहीं है. ठीक है. सो इसको हमने कंसीडर कर लिया कैटेगरी सी में, ऑक्यूपेंसी सी में. नेक्स्ट वी हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज. So the buildings under this occupancy group shall include those used for the purpose of providing medical care, diagnosis facilities and treatment to persons suffering from physical discomfort. If there is any person who is suffering from any kind of physical discomfort, उसके लिए इस तरह की बिल्डिंग्स में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. अब जैसे इसमें क्या किया जाएगा, जैसे नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज आ गई आपके, जो नॉर्मली कोई भी आपको मेडिकल सुविधा प्रदान होती की जाती है या मिलती है, वो हम इसमें कंसीडर करेंगे. इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 आपने देखा होगा. देयर आर डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन आवर एरियाज, इन योर एरिया ऑल्सो, जहाँ पे 24/7 फैसिलिटीज हैं emergency की. Okay, so this will come under category D, which is health care facilities. Next we have, that is business. Here is your business class, business category. These shall include any building or portion therefore which is used for any business transaction. Now, अब जो बिल्डिंग जिसमें किसी भी तरह की बिल्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन की जा सके, उसको हम कंसीडर करेंगे बिजनेस बिल्डिंग्स कह देते हैं उसको हम. ठीक है. अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, यू नो, इसमें आप कह जाते हैं ऑफिसेज वगैरह, रिसर्च एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, एसेंशियल सर्विसेज वगैरह, वो सारे के सारे लेन देन, उससे रिलेटेड जितना भी डिटेलिंग किया जाएगा वो हम किस में कंसीडर करेंगे, बिजनेस बिल्डिंग्स में. ठीक है. ऑक्यूपेंसी ई में इसको यहाँ पे कैटेगरी में रखा गया है. नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री, किसी तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है. सो बिल्डिंग अंडर दिस ऑक्यूपेंसी shall be subdivided on the basis of hazard potential of the content. मतलब कि अब जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, सो हमारे पास इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा वैरायटी की है. वुलन इंडस्ट्री आ गई, उसके बाद एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री आ गई, उसके बाद हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई. डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे वो फर्दर सब डिवाइड हो जाती है हमारी. ठीक है. अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है इंक्लूड होनी चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड हो जानी चाहिए. ठीक है. और किसी तरह का भी मतलब वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये सब चीजें, मतलब किसी भी तरह की इंडस्ट्री में ये सब चीजें जब लग रही हैं. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज बिल्डिंग. नाम से ही क्लियर है, स्टोरेज, वेयर वी यूज टू स्टोर समथिंग. लाइक अगर मान लिया मैंने कोई इंडस्ट्री ओपन कर रखी है, तो देयर मस्ट बी सम स्टोरेज एरियाज. तो वो जो स्टोरेज एरिया है, जो पर्टिकुलर शेड बनाया गया है, जो पर्टिकुलर एक हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है मटेरियल को स्टोर करने के लिए, दैट पोर्शन इज नोन एज योर स्टोरेज बिल्डिंग. यू कैन कंसीडर दैट बिल्डिंग एज ए स्टोरेज बिल्डिंग. अब स्टोरेज में क्या है, गुड्स की स्टोरेज होगी, वेयर्स मर्चेंडाइज हो गए, व्हीकल्स हो गए, एवरीथिंग. जहाँ पे आप किसी भी तरह की चीज को वहां पे स्टोर कर रहे हो, वो आपके किसमें कंसीडर किया जाएगा, स्टोरेज बिल्डिंग में. ठीक है. अब इसमें डिफरेंट हैजार्डियस मटेरियल आ जाते हैं, जैसे फायर रिस्क स्टोरेज, लो फायर रिस्क स्टोरेज मटेरियल हो गया, मॉडरेट फायर रिस्क स्टोरेज. तो उन सब चीजों को भी हम यहाँ पे इजिली स्टोर कर सकते हैं. तो ये एक हमने अलग कैटेगरी पढ़ ली स्टोरेज बिल्डिंग की. नेक्स्ट आते हैं हमारा गैरेज. आपके घर में भी गैरेज होगा. You used to park your vehicle in your personal garage.
that is a personal or private garage, and we have public garages also, where you can use to put your car in the as a, like a parking mode, and जब आपका काम खत्म हो गया you can come back, आप आके अपना फिर से वो गाड़ी वहां से निकाल के ले जा सकते हैं, ठीक है। यही these occupancy types shall include any building or portion therefore used one or more vehicle having container of flammable liquid। so यहाँ पे तो इन्होंने कंसीडर हमें एक चीज बता दिया है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड जो यूज होते हैं जिन हैवी व्हीकल्स में, उसको हम वहां पे एज ए गैरेज में स्टोर करके रखेंगे। बट इसके अलावा गैरेज अगर बना है वहां पे, अगर आप अपने व्हीकल भी कंसीडर कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, देन यू कैन कंसीडर एज ए गैरेज एरिया, ओके। गैरेज बिल्डिंग यू कैन कंसीडर, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, अच्छा इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, used for the purpose of storage, repair, and exhibition, and all these floors of a building or a portion therefore in which any such kind of vehicles are not separated by any kind of cut off etc। so गैरेज में आप अपने व्हीकल्स को इजिली स्टोर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, प्राइवेट भी आपका गैरेज हो सकता है और ये पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि बिल्डिंग्स के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, बिल्डिंग के यूज के हिसाब से, कि बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, उस यूज के हिसाब से हमने बिल्डिंग की क्लास को डिफाइन कर दिया, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, अ बिल्डिंग हैज टू बेसिक पार्ट। बिल्डिंग को अगर मैं बात करूं तो उसके दो बेसिक पार्ट रहते हैं, फर्स्ट वन इज योर सबस्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज योर सुपर स्ट्रक्चर, ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके देन वी विल कम टू अ सुपर स्ट्रक्चर। सो इस इमेज के थ्रू ही आपको सारा का सारा जो ये बात है ये सब क्लियर हो जाएगा कि सब स्ट्रक्चर क्या है। सब स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, दिस इज रूफ। सो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि सब स्ट्रक्चर क्या है। सब स्ट्रक्चर वो है जो कि मेरे इधर किससे, इस बेस से नीचे है, द पोर्शन बिलो द ग्राउंड that is known as substructure, and the portion above the ground that is your superstructure, okay। चलिए कोई बात नहीं, और डिटेलिंग में आगे से इसको देख लेते हैं हम। ये रही एक और इमेज आपके पास सबस्ट्रक्चर की, क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिलो द सराउंडिंग ग्राउंड is known as a substructure। the part of the building below the surrounding ground, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे का जो पोर्शन है ग्राउंड लेवल के बिलो का, that includes your footing and any kind of अगर कोई नीचे आपने फुटिंग के ऊपर कोई छोटा मोटा स्लैब डाला है, that also, and the foundation wall, मतलब कि इस ग्राउंड से नीचे जितना भी है that is your substructure, और उसके ऊपर जो भी रहेगा that will be your super structure। So due to the scarcity of space, it is very common nowadays to construct 2-3 floors below the ground level। Absolutely, आज की डेट में क्या हो गया है, एरिया का शॉर्टेज है, जगह का शॉर्टेज है, तो यू माइट हैव सीन दैट कि आपके ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी एक हमने एक बेसमेंट बना दिया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम बेसमेंट कहते हैं। तो 2-3 फ्लोर नीचे तक का भी बेसमेंट मिल जाएगा आपको। इफ यू गो थ्रू द मॉल्स, वहां पे आप मॉल्स वगैरह में जाके देखोगे तो वहां पे आपको इजिली ये चीज देखने को मिल जाएगी। सो सबस्ट्रक्चर क्या हुआ, द पोर्शन विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल दैट इज सबस्ट्रक्चर, एंड द पोर्शन विच इज अबव द ग्राउंड लेवल दैट विल बी योर सुपर स्ट्रक्चर, ओके। नाउ इसमें एक चीज और आती है सब स्ट्रक्चर में, कि जब मैं सब स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो उसमें मेरा फाउंडेशन भी आएगा, तो फाउंडेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्राउंड लेवल के नीचे की जो सोइल है दैट शुड बी उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनने जा रहा है उसका लोड को ईजिली बेयर कर सके, उसके लोड को क्या है वो ईजिली बेयर कर सके, मतलब रजिस्ट कर सके, ठीक है जी। चलिए आगे फाउंडेशन का भी मैं आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन क्या चीज होती है। ये फिलहाल के लिए यहाँ मैं ये बता देता हूँ फाउंडेशन क्या है, जो कि आपके लोड को नीचे सोइल में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। हियर इट इज सुपर स्ट्रक्चर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर से जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो पूरा का पूरा हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, ओके।
अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें बताइए कि सब स्ट्रक्चर क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूं, सब स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल, दैट इज नोन एज योर सब स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर विच इज अबव द ग्राउंड लेवल, दैट विल बी और दैट इज नोन एज योर सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके, moving on with the next slide, that is foundation. Here comes the important part. हमने तो सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडेशन। कि फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब है आपकी बिल्डिंग की नींव। ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ अ सब स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया, इन द पिछली स्लाइड्स में भी मैंने आपको शो किया है कि ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, उसी के अंदर हमारा फाउंडेशन आता है, मतलब बिल्डिंग का बेस, बिल्डिंग की नींव। अब आप खुद सोचिए, अगर बिल्डिंग की नींव ही कमजोर होगी तो कैसे आपकी बिल्डिंग जो है वो मतलब वहां पे इजिली स्टेबल रह पाएगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, दैट विल बी, और वो डेफिनेटली कोलैप्स कर जाएगी। सो फाउंडेशन का अगर मैं मतलब की बात करूं, क्या है फाउंडेशन? एक पार्ट है सब स्ट्रक्चर का and play a vital role in transferring the load and stresses to the soil below. Absolutely. So फाउंडेशन का क्या काम रहता है? ये जितना भी ऊपर से लोड आ रहा है, ऊपर से कहाँ से? सुपर स्ट्रक्चर से जितना भी लोड आ रहा है, उसको इजिली एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू नीचे सोइल में ट्रांसफर करता है। सो दैट इज नोन एज योर फाउंडेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाउंडेशन क्या है? ऊपर के लोड को, मतलब कि आपके सुपर स्ट्रक्चर के लोड को इजिली नीचे ट्रांसफर कर देता है। किसमें? कहाँ पे भी ट्रांसफर करता है? जी हाँ, नीचे ट्रांसफर कर देता है, नीचे फाउंडेशन में। ठीक है, फाउंडेशन के थ्रू होता हुआ कहाँ से चला जाता है? वो आपकी सोयल में। आई होप ये क्लियर है। ये देखिए यहाँ पर ये फाउंडेशन आपको पोर्शन बता रहा है, ये जो चीजें हैं ये फाउंडेशन है, दिस इज योर सबस्ट्रक्चर एंड दिस इज योर सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें जब भी हम फाउंडेशन डिजाइन करनी है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि नीचे जो सोइल हम प्रोवाइड की गई है, जो नीचे सोइल है, उसकी सोइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी खासी रहनी चाहिए। बेरिंग कैपेसिटी एक टर्म आती है जो कि आप सॉइल मैकेनिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलता है, या सॉइल इंजीनियरिंग में भी, कि मतलब उसकी क्षमता कितनी है बेयर करने की, मतलब लोड को सहने की कितनी क्षमता है उस पर्टिकुलर सॉइल की जहाँ पे आपकी बिल्डिंग बन रही है, दैट इज नोन एज योर बेयरिंग कैपेसिटी। अगली स्लाइड में मैं आपको एक फोटो भी शो करूंगा, एक साइट का इमेज मैंने वहां पे लगाया हुआ है, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि फाउंडेशन दिखता कैसा है। चलिए, ये रहा फोटो, यहाँ पे देखिए। ये मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड से नीचे है ना, तो ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। ठीक है, सो ये मेरा फाउंडेशन है, ये पूरा का पूरा इधर इधर इनका ये फाउंडेशन है। और ये जो आपको वर्टिकल स्टीरप्स, सॉरी वर्टिकल इन्फोर्समेंट दिख रही है, ये कॉलम का पार्ट है। इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो, कि किस तरह का इन्फोर्समेंट रहता है, क्या साइज रहना चाहिए फाउंडेशन में, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लासेस जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे सारी की सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और कह दूं आपको, अभी तक मैंने आपको जितना करवाया उसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको एक नोटबुक में कहीं पे लिख लीजिए, ताकि जैसे ही ये लेक्चर डिलीवर हो जाए आप उसका मुझे अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे उसका मेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप फाउंडेशन क्लियर है। फाउंडेशन का क्या काम है? जो कि लोड को ट्रांसफर करता है नीचे ग्राउंड में, सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे प्लिंथ। प्लिंथ बीम क्या होता है? प्लिंथ बीम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीम क्या होता है और कॉलम क्या होता है। कॉलम मैंने आपको दिखा दिया, बीम फिलहाल के लिए मैं इतना आपको बेसिक बता देता हूँ कि बीम क्या चीज है। बीम क्या है? एक हॉरिजेंटल मेंबर है। बीम इज ए हॉरिजेंटल मेंबर। ये देखिए इस तरह से, ये तो प्लिंथ बीम है लेकिन बीम इस तरह से रहता है। ठीक है, बीम क्या एक हॉरिजेंटल मेंबर है, और जो कॉलम है दैट इज योर वर्टिकल मेंबर। दोनों का काम क्या है? ये लोड को ट्रांसफर करके कहाँ ले जाते हैं? नीचे हमारे जो फाउंडेशन है वहां पे ले जाते हैं, और फाउंडेशन से सीधा नीचे हमारे सोइल पे चला जाता है। चलिए, बीम क्लियर हो गया, हॉरिजेंटल मेंबर है, यहाँ पे मेरे को हॉरिजेंटल मेंबर दिख रहा है। अब ये प्लिंथ क्या चीज है?
So it is the portion, or this is the portion of the building between the surface of the surrounding ground. पोर्शन है सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड, ये देखिए अगल बगल में ग्राउंड है, ठीक है, एंड सरफेस ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जस्ट ऊपर, तुरंत ऊपर जो आपको ग्राउंड आता है, ठीक है, जो सरफेस आता है उसके ऊपर आपका क्या ये बना होता है, प्लिंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बीम। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, प्लिंथ बीम। और जो सराउंडिंग ग्राउंड है उसको हम ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर टू द बिल्डिंग, लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर टू द बिल्डिंग इज नोन एज योर प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब अगर इसको मैं और सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो प्लिंथ बीम क्या है, प्लिंथ बीम इज ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड इट्स फाउंडेशन। ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जो कि आपके वॉल्स और किसके किसके बीच में आता है, और इसकी फाउंडेशन के बीच में आता है, ठीक है। अब ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है कि सर हमने, चलो ठीक है, मान लिया कि आपने हमें ये बताया कि प्लिंथ बीम ये चीज़ होती है, अब इसको प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ताकि इन केस मान लो नीचे से कोई हमारा क्या होता है एक्सटेंशन होती है या फिर किसी तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं नीचे, तो वो क्रैक्स हमारे वॉल्स के ऊपर हमें ना शो हों, फ्रॉम द फाउंडेशन इनटू द वॉल्स विच इज अबव द फाउंडेशन, अदरवाइज क्या होगा, वहां पे वो फेल कर जाएगा, वहां पे सेटलमेंट हो जाएगी, सेटलमेंट मतलब धस जाना चीज का किसी का, ठीक है, सेट हो जाएगा वो नीचे, धस जाएगी वो चीज, ठीक है। दैट इज द रीजन भाई हम यहाँ पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वॉल्स। सबको पता है वॉल क्या होती है, दीवार मतलब, ठीक है। अब होती तो है, ठीक है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन जो आपका है, इसमें आपको हर एक चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट सारा का सारा डिटेलिंग है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको सारा का सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वॉल्स क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल इज टू एनक्लोज और डिवाइड द स्पेस इन डिजायर्ड पैटर्न। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके बीच में मैंने क्या किया, दीवारें बना दी, तो क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। सो वो जो पार्टीशन बना, उस दीवार को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन वॉल, और उसी वॉल को हम कहते हैं नॉन लोड वेयरिंग वॉल। अब नॉन लोड वेयरिंग वॉल क्या है, और एक होती है लोड वेयरिंग वॉल, उसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। बट यहाँ पे आपको पता लग गया कि वॉल क्या होती है, क्या होती है वॉल, मतलब कि मान लिया क्या है वॉल, क्या है वॉल, एक तरह से स्पेस को डिवाइड करने का एक पर्पस रहता है उसका, और दूसरा लोड को ट्रांसफर करने का, ठीक है। अब या तो ब्रिक की भी हो सकती है, यहाँ पे आपको ब्रिक वॉल दिख रही है, स्टोन की भी हो सकती है, स्टोन की भी आगे आपको चल के दिखाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कॉलम्स, ठीक है। लोड बेयरिंग वॉल की अगर मैं आपको बात यहाँ पे बता देता हूँ फिलहाल, लोड बेयरिंग वॉल क्या है, लोड को बेयर करती है, उसको हम कहते हैं लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है, जो कि लोड को बेयर करती है, दैट इज लोड बेयरिंग वॉल। एंड नॉन लोड बेयरिंग वॉल का काम क्या रहता है, जस्ट पार्टीशन का काम रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, जो डिवाइड किया उसने एरिया को, तो लोड उस पर लोड नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉलम। अभी मैंने आपको पीछे बीम के बारे में बताया था, और ये रहा कॉलम, ये देखिए मैंने कहा था वर्टिकल मेंबर रहता है। सो कॉलम में भी डिफाइन एज एन वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर, वर्टिकल लोड को कैरी करता है ये। कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सपोर्ट बीम। फिर कॉलम्स के ऊपर क्या किया जाता है, किसको सपोर्ट देते हैं, ये बीम्स को और आर्क को, ऑन विच द अपर पार्ट ऑफ वॉल और सीलिंग रेस्ट, जिसके ऊपर क्या रेस्ट करता है, हमारा सीलिंग का अपर पार्ट रेस्ट करता है। या मान लीजिए जैसे हमारा सीलिंग फैन रहता है ना, आप उसके ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे मान लिया स्लैब का पोर्शन है, वही उसी के ऊपर रेस्ट रहता है हमारा कॉलम स्विम के ऊपर, ठीक है। चलिए अब अगर इसके बारे में और अगर हम कुछ ऐड करें, सो ज्यादातर ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सपोर्ट बन रहे हैं किसके लिए, बीम्स के लिए, जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसके लिए एज ए सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और नीचे लोड को क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सामने इमेज एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ से क्लियर होगा आपको, कॉलम क्या है, वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर है, और वो हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग मेंबर है कौन,
बीम। नेक्स्ट, डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। डोर तो सबने देखा है, विंडो भी सबने देखा है, वेंटिलेटर भी सबने ही देखा है, लेकिन कई बार हम उस चीज को निग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, डोर का क्या काम है? डोर का काम क्या है? सभी बजा जानते हैं। डोर का काम क्या है? इनलेट और आउटलेट का एक तरह से काम करता है, या ये कह दीजिए कि एक्सेस है अंदर बाहर जाने के लिए हमारे घर के लिए। मान लीजिए ये मेरा घर है, तो मान लीजिए यहाँ से मेरा इनलेट भी है और ये आउटलेट भी यहाँ से हो सकता है। नो डाउट कहीं और से भी आउटलेट हो सकता है, लेकिन ये रहा मेरा डोर। क्लियर है? ये विंडोज आ गए आपके, और इस तरह से ऊपर एक वेंट दिए रहते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन का काम करते हैं, जो कि हवा को मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं वो बिल्डिंग्स में। ठीक है, अब मेन मेन मकसद क्या हुआ डोर्स का? एक फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, फ्री एक्सेस टू इनसाइड एंड आउटसाइड अ रूम, और इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ from your house. Okay, so a door mainly consists of two components, namely door frame and door shutter. So this portion, this this particular portion is known as your, this particular portion is frame. जब भी हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा, इसको हम जैसे चौगाट कह देते हैं, चौगाट कह देते हैं। ठीक है, वो रहा मेरा डोर फ्रेम, और दिस पोर्शन इज अ डोर शटर। दो पार्ट्स हो गए इसके। चलिए जी, क्लियर है आई गेस आपको यहाँ पे डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। विंडोज का पर्पस क्या है? अच्छा, विंडोज क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये देखिए, जैसे ये विंडो प्रोवाइड की गई है, एक तो ये क्या कर रहे हैं, वेंटिलेशन का भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ और क्या काम कर रहे हैं, ये अपीयरेंस हो गया हमारा। ठीक है, लाइट पर्पस के लिए भी, कि मतलब बाहर की रोशनी अंदर इजिली आ जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज सील्स, लिंटल एंड वेदर शेड। सील्स, लिंटर एंड वेदर शेड। सील क्या होता है? सिल लेवल क्या है? सिल लेवल क्या है, ये देखिए आपको इमेज में यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लिया ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से ये कुछ हाइट पे, जहाँ पे आपकी ये विंडो का बेस बनता है ना, विंडो का जो ये बेस वाला पोर्शन बनता है, दिस इज नोन एज योर सिल लेवल। ठीक है, इसको सिल लेवल कहेंगे। इसी के ऊपर आपका ये विंडो रेस्ट है, और जहाँ पे ये विंडो खत्म हो गया, इधर इधर आ जाता है हमारा लिंटल लेवल। मतलब यहाँ पे एक लिंटल डलता है। लिंटल मतलब एक तरह से छोटा, यहाँ पे एक काइंड ऑफ स्लैब की फॉर्म में डलेगा। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या आता है हमारा, ये ब्रिक वर्क आ जाता है। अब ऐसा क्यों किया हमने, लिंटल क्यों प्रोवाइड किया? लिंटल का काम क्या है, ये लोड को इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं आने देता, लोड को यहाँ से इधर 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 करके इस तरफ ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है वो, इजिली इसको यहाँ अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्लियर है? सिल लेवल आपको क्लियर हो गया, लिंटल आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर ठीक है आपने बता दिया सिल लेवल ये है, लेकिन कितना, मतलब कितनी उसकी कम से कम ग्राउंड फ्लोर से हाइट पे हमारा सिल लेवल रहना चाहिए? सो द हाइट ऑफ द सिल लेवल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रूम, किस तरह का रूम है वो। ठीक है, एंड बेडरूम है या फिर वॉशरूम है, क्या चीज है वो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इट इज, इसको लगभग रखा जाता है आपका 1100 mm के आसपास। ठीक है, 1100 mm के आसपास इजिली हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं लिविंग रूम की बात करूं तो उसमें हम अराउंड 600 टू 650 फ्रॉम द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल मतलब ये वाला फ्लोर जो हुआ, जो आपका फर्श रहता है, वहां से 600 650 mm पे हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं सिल लेवल को, कहाँ पे आपका जो लिविंग रूम वगैरह है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको, सिल लेवल और लिंटल। एंड वेदर शेड, वेदर शेड मतलब कि जैसे कि छज्जा जो प्रोवाइड कर देते हैं हम, आपने देखा होगा विंडो के आगे इस तरह से हम आगे पोर्शन क्रिएट कर देते हैं एक, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में छज्जा भी कह देते हैं, जो कि एक वाटर का शेड की तरह काम करता है, ताकि बरसात के दिनों में या जब भी बारिश होती है, तो जब तिरछा बारिश चलता है हवा की वजह से, तो पानी को अंदर नहीं आने देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होती हैं? A stair may be defined as a structure comprising of a number of steps connecting one floor to another floor. बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं स्टेयर, देखा होगा सबने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी आप डेली देखते होंगे, कॉलेज में भी आपने देखा होगा। स्टेयर क्या है, इसका अगर मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन देना है तो क्या करेगा, ये एक कनेक्टिंग पाथ है फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। मान लीजिए यहाँ पे कोई और दूसरा फ्लोर है। ठीक है, अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स रहती हैं कि
ये जो जैसे पोर्शन हमने बना दिया, इसको मेरे को पता लगे कि अच्छा जी ये स्टेयर है, तो इस पोर्शन को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। सो ये जो वर्टिकल पोर्शन है ना, ये वाला वर्टिकल पोर्शन, इसको कहते हैं राइजर। इस वर्टिकल पोर्शन को राइजर कहते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन को जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, इमेजिन कीजिए आप ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, यहाँ पे आपका पाँव आया, तो इधर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड। क्या कहेंगे, ट्रेड। और यहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि स्लैब की तरह, मतलब एक यहाँ पे कोई स्टेयर नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन होगा, एक लेवल सरफेस, उसको हम कहते हैं लैंडिंग। अच्छा सर ठीक है, लैंडिंग बना दिया, क्यों सीधा आपने क्यों नहीं यहाँ पे बना दिया स्टेयर्स, क्यों इसको यहाँ पे घुमा दिया? रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 7-8 फ्लोर ऊपर चढ़ने हैं, ठीक है, 7-8 फ्लोर चढ़ने हैं, और सीधा अगर आपको यहाँ पे स्टेयर बन जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके क्या करते हैं, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, ताकि पर्सन यहाँ तक जाने के बाद हल्का सा रिलैक्स फील कर जाएगा, उसके बाद फिर अगेन वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेम ऐसे करते करते हम इसको अपने लास्ट फ्लोर तक इजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट इज रूफ एंड स्लैब। रूफ कह दीजिए, स्लैब कह दीजिए, एक ही बात है। रूफ में हम जैसे कंसीडर कर ले रहे हैं जैसे कि कोई हमने टेपर में रूफ डाल दी हो, और ये स्लैब तो आपने जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में लेंटल भी कहते हैं, लेंटर कहते हैं, ठीक है, कि जी हमने अपना लेंटर डालना है घर का, ठीक है। सो इट मे बी पिच्ड और फ्लैट टाइप। पिच्ड मतलब कि एक तरह से किसी एंगल पे क्या कोई किसी पे हो रही है वो, और फ्लैट रूफ भी रह सकता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फ्लैट रूफ का, ठीक है। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपके ये बीम्स हैं, और दिस इज द रिइंफोर्समेंट पार्ट। इसी रिइंफोर्समेंट के नीचे हम कुछ कवर ब्लॉक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। कवर ब्लॉक्स का काम क्या है, क्या करता है वो, इस रिइंफोर्समेंट को ताकि हवा में रहे, नीचे इसके ऊपर बेस पे ऊपर जो स्काफोल्डिंग हमने शटरिंग कर रखी है उस पर टच ना कर जाए, ठीक है। So it is the uppermost part of a building, and its main function is to cover the space below and protect it from bathing agency like sun, wind, snow, rain. अब मान लीजिए आपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, सब कुछ कर दिया, पर छत ही नहीं डाली है, तो क्या मतलब होगा इसका, बेकार हो गया ना सब कुछ। स्लैब का हमने प्रोवाइड कर दिया, क्या आपको हीट से बचा रहा है, बारिश धूप पानी सबसे बचा रहा है ना, तो ये चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब जैसे कि ये डायरेक्टली एक्सपोज होती है हमारी वेदरिंग एजेंसीज से। वेदरिंग एजेंसीज क्या होगी, रेन होगी, विंड होगी, है ना, और हमारा सनलाइट होगी। सो इसका डिजाइन जो है प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर आपको ग्रेड फॉलो करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस मतलब मान लीजिए मैंने वॉल्स बना दी, ऊपर स्लैब डाल दिया, देन प्लास्टर वर्क तो भी करना पड़ेगा, तभी बिल्डिंग की अपीयरेंस अच्छी आएगी। सो जितना भी प्लास्टरिंग वर्क है एंड पॉइंटिंग वर्क है उसमें हम कंसीडर करते हैं बिल्डिंग फिनिशिंग को। सो ए बिल्डिंग इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट टिल द सर्फेस ऑफ इट्स कंपोनेंट आर गिवन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि बिल्डिंग को हम आधा अधूरा ही कंसीडर करते हैं, कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने दीवारें खड़ी कर दी एंड you lay the slab and you will just say कि okay we are just done with this building, it is completed. No, it doesn't be possible कि मतलब कि उसको हम कंसीडर कर लें कि ये कंप्लीट हो चुकी है, जब तक उस पर प्रॉपरली उस पर प्लास्टरिंग वर्क नहीं हो जाएगा, प्रॉपरली उस पर पॉइंटिंग वर्क नहीं हो जाएगा, कलरिंग वगैरह नहीं हो जाएगी, डिस्टेंपिंग वगैरह नहीं हो जाएगी, टिल देन यू कैन नॉट से कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है बिल्डिंग का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ, बाहर से वो सारा कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद अंदर का इंटीरियर वर्क भी यू हैव टू डू आल्सो, देन यू कैन से कि ओके वी आर डन नाउ, कि अब हमारी ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें, कि कैसे एक बिल्डिंग पूरी की पूरी तैयार हो रही है हमारी, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है वो करता है सिलेक्शन ऑफ साइट। साइट सिलेक्शन, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, ये मैंने आपको इमेज भी बता दिया कि साइट सिलेक्शन। So site selection play a vital role in building construction and greatly affect its planning, design and construction. अगर आपकी साइट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, ओनली देन जो आप बिल्डिंग बना रहे हो वो अच्छे से बन पाएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी बिल्डिंग वहां पे बना सको। अच्छी और बुरी साइट सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे मान ली ये कोई मेरे पास साइट आ गई, तो सबसे पहले जाके वहाँ पे मैं लोकेलिटीज वगैरह चेक करूंगा अच्छे से, देन सोयल टेस्टिंग करूंगा कि क्या यहाँ पे जो मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ वो बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। प्रॉपरली प्लानिंग करूंगा, प्रॉपरली डिजाइन बनाऊंगा उसका, तभी मैं उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करूंगा।
तो साइट सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और मेजर टॉपिक. सो विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के टाइप्स के बारे में देख लिया, डिफरेंट क्लासेस के बारे में देख लिया, और फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिया, साइट सिलेक्शन आ गया, स्टेयर्स के बारे में पढ़ लिया, डोर विंडोज के बारे में पढ़ लिया. कहने का मतलब कि बिल्डिंग के बीच में जितने भी चीजें आ रही हैं उन सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ लिया है. ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा अभी. सो यहाँ पे कुछ मैंने रेफरेंसेस दे रखे हैं आपको, सो यू कैन फॉलो दीज रेफरेंसेस. ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी. And in case if you have any query with this video lecture, then do feel free to mail me on my mail id, that is pankajcu18@gmail.com. so इस पे आपको सारा का सारा फीडबैक जो है वो मिल जाएगा. so I hope ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा. फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम उस पर जरूर उस पर मैं रिप्लाई करूँगा, जरूर उसका मैं आपको फीडबैक दूंगा. नेक्स्ट जो लेक्चर है हम बहुत जल्दी प्रिपेयर करेंगे. सो ये अभी फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे कवर किया है, इंट्रोडक्शन पार्ट. जैसे नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रिपेयर होगा हम जल्दी आपसे मिलेंगे. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.